फिल्म की शुरुआत कनाडा के एक व्यस्त एयरपोर्ट से होती है। यहाँ एलियट अपनी किशोर बेटी रिडली के साथ सफर कर रहा होता है। दोनों को दूसरी सिटी जाना होता है जहाँ एलियट की एक अहम बिजनेस मीटिंग तय होती है। रिडली ज्यादा घुलने मिलने वाली लड़की नहीं थी, दोस्त कम थे और चेहरे पर निकले पिंपल्स उसे हर वक्त बेचैन रखते थे। कुछ समय बाद फ्लाइट लैंड करती है। एयरपोर्ट से निकलते ही एलियट जल्दबाजी में कार स्टार्ट करता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए देर कर चुका था। रास्ते में वो रिडली का साथ देने के लिए उसका शुक्रिया करता है और प्यार से समझाता है कि पिंपल्स कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे बार बार चेहरा छूने से रोकता है और बताता है कि ये उम्र का हिस्सा है। धीरे धीरे रिडली का तनाव कम होने लगता है। आगे हमें पता चलता है कि रिडली की माँ का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। अकेलापन उसे डराता था, इसी वजह से वो ज्यादातर अपने पिता के साथ ही रहती थी। तभी एलियट के फोन पर उस व्यक्ति की कॉल आती है जिससे उसकी डील होनी थी। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है जो एलियट के देर से पहुंचने पर भड़क उठा था। एलियट हालात संभालने के लिए माफी मांगते हुए सफाई देने लगता है। इसी बीच अचानक नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट हो जाती है। एलियट राहत महसूस करता है और वक्त की कमी को देखते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है ताकि जल्दी से अपने क्लाइंट के घर पहुंच सके। तभी अंधेरी सड़क पर अचानक एक जानवर सामने आ जाता है। एलियट संभल भी नहीं पाता और कार सीधे उससे टकरा जाती है। जोरदार झटके के साथ गाड़ी घूमती हुई सड़क के किनारे जा रुकती है। कुछ पल बाद जब धूल बैठती है, एलियट घबराकर रिडली से पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। सब ठीक होने पर दोनों बाहर निकलकर टक्कर की वजह देखने जाते हैं। वहां रिडली की नजर एक अजीब से प्राणी पर पड़ती है। वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक घोड़े जैसा जीव था जिसके माथे पर एक नुकीला सींग लगा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके जख्म से नीले रंग का खून बह रहा था। एलियट झुंझलाया हुआ था क्योंकि इस हादसे ने उसे और लेट कर दिया था। वहीं रिडली उस रहस्यमय घोड़े को देखकर हैरानी में डूबी रहती है। तभी उस जीव का सींग हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। बिना सोचे समझे रिडली आगे बढ़ती है और उसे छू लेती है। उसी पल उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य घूमने लगते हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया झलक दिखा रही हो। सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। अचानक एलियट की आवाज सुनकर रिडली होश में आती है। वो देखती है कि उसका पिता उस घायल प्राणी पर हमला कर रहा है। रिडली उसे रोकने के लिए चीखती है लेकिन एलियट गुस्से और डर में उसकी एक नहीं सुनता। कुछ ही देर में वो घोड़ा पूरी तरह मर जाता है। इसके बाद दोनों मिस्टर ऑडल के आलीशान मेंशन पहुंचते हैं जहां एलियट को अपनी डील फाइनल करनी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि एलियट उस मरे हुए प्राणी को कार की ट्रंक में रखकर ले आया था। बाहर गाड़ी खड़ी कर वो अंदर चला जाता है। अंदर उसकी मुलाकात ऑडल के बेटे शेपर्ड से होती है। फिर वो ऑडल की पत्नी से भी मिलता है। अंत में एलियट ऑडल के कमरे में पहुंचकर देर होने के लिए माफी मांगता है। यही हमें पता चलता है कि ऑडल एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एलियट ऑडल के सामने देर होने की सफाई देता रहता है ताकि वो नाराज ना हो। इसी दौरान रिडली के दिमाग में सड़क पर हुए हादसे की तस्वीरें बार बार घूमने लगती हैं। ऑडेल उसकी हालत नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिडली मुस्कुराकर झूठ बोल देती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। तभी शेपर्ड भी कमरे में आता है और रिडली के चेहरे पर पड़े दानों को देखकर सवाल कर बैठता है। एलियट तुरंत बात संभाल लेता है और रिडली से कहता है कि वो बाथरूम जाकर चेहरा धो ले। असल में वो उसे वहां से हटाना चाहता था ताकि वो ना तो डील में खलल डाले और ना ही सड़क पर हुई घटना किसी को बताए। रिडली बाहर निकलते ही बेचैनी में बार बार कार की तरफ देखने लगती है। उसकी घबराहट महल की एक गार्ड की नजर से छुप नहीं पाती। गार्ड को शक होता है और वो कार के पास जाकर देखने लगती है जहां उसे साफ महसूस होता है कि कुछ न कुछ छिपाया गया है। उधर रिडली बाथरूम में जाकर जैसे ही आईने में खुद को देखती है वो चौंक जाती है। उसके चेहरे से सारे दाने गायब हो चुके होते हैं। जब उसकी नजर तौलिए पर पड़ती है तो उस पर नीले रंग के खून के निशान होते हैं, वही खून जो उस रहस्यमय घोड़े से बह रहा था। इसी बीच ऑडेल एलियट को अपनी हालत के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने हर मुमकिन इलाज करवाया लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची। उसने ये डील सिर्फ इसलिए रखी है ताकि मरने से पहले अपने परिवार और बिजनेस को सुरक्षित कर सके। वो अपने बेटे शेपर्ड की जिम्मेदारी भी एलियट को सौंप देता है। दूसरी ओर रिडली अभी भी सदमे में होती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि उसके चेहरे का ठीक होना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो उस नीले खून को याद करती है और पहली बार महसूस करती है कि वो घोड़ा कोई आम जानवर नहीं था। उसका खून शायद इंसानी शरीर की हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। उसी समय एलियट की कार में रखा हुआ वो रहस्यमय सींग हल्की हल्की रोशनी छोड़ने लगता है। जब रिडली अपने पिता के पास लौटती है तो एलियट उसे ऑडेल के परिवार से मिलने के लिए कहता है। रिडली साफ मना कर देती है लेकिन एलियट उस पर जोर डालते हुए बताता है कि ये डील उसके करियर की सबसे बड़ी डील है।
रिडली घोड़े के बारे में सवाल करती है तो एलियट उसे मनाने की कोशिश करता है। वो वादा करता है कि अगर वो उसकी बात मान ले तो वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, यहाँ तक कि उस अजीब घोड़े को दफनाने में भी उसका साथ देगा। लेकिन इससे पहले कि उनकी बातचीत पूरी हो, कार के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। घबराकर एलियट तुरंत ऑडेल के पास जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अभी निकलना होगा। वो बताता है कि रिडली ठीक महसूस नहीं कर रही, मगर ऑडेल नाराज हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा वादे समय पर नहीं निभाता। उसके लिए ये अपमान की बात थी कि एलियट बिना वजह मीटिंग छोड़कर चला जाए। इसी दौरान एक गार्ड रिडली के पास आकर पूछती है कि वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। रिडली जवाब देने ही वाली होती है कि तभी बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। सभी लोग भागकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि कार टूट रही है। अचानक वो घोड़ा दोबारा जिंदा होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका होता है। वहां मौजूद लोग डर से वहीं रुक जाते हैं। हालात बिगड़ते देख गार्ड तुरंत गोली चलाती है और उस जीव को वहीं ढेर कर देती है। एलियट पूरी तरह घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आगे क्या करे। आखिरकार वो ऑडेल और उसके परिवार को पूरी सच्चाई बता देता है, सड़क पर हुए हादसे से लेकर उस अजीब प्राणी को यहाँ तक लाने तक। सब लोग ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। कोई तय नहीं कर पाता कि वो सच में घोड़ा था या कोई यूनिकॉर्न। तभी रिडली भी आगे बढ़कर सच बताती है। वो ऑडेल को बताती है कि उसी जीव के नीले खून से उसके चेहरे के सारे दाने ठीक हो गए हैं। ये सुनकर ऑडेल और भी हैरान हो जाता है। वो रिडली से पूछता है कि क्या उसे अपने शरीर में कुछ अलग महसूस हो रहा है। रिडली जवाब देती है कि वो पूरी तरह ठीक है। रिडली सुझाव देती है कि किसी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाए ताकि वे इस मामले को संभाल सके, लेकिन ऑडेल मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर सरकार को इस जीव के बारे में पता चला तो उसका इस्तेमाल गलत मकसदों के लिए किया जाएगा। ऑडेल साफ कह देता है कि अब ये मामला बाहरी लोगों तक नहीं जाना चाहिए और इसे वही संभालेगा। रात होते ही एलियट अपनी बेटी का हाल जानने उसके कमरे में जाता है। रिडली को उदास देखकर वो वजह पूछता है। रिडली बताती है कि जब उसने उस घोड़े के सींग को छुआ था तब उसे अजीब और डरावनी झलकियां दिखाई दी थी। एलियट उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि शायद थकान या डर की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। वो रिडली को समझाता है कि इन सब बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि वे अपनी डील पर फोकस करें, मगर रिडली का मन बेचैन ही रहता है। कुछ देर बाद रिडली उस रहस्यमय घोड़े के बारे में जानकारी तलाशने लगती है। उसे एक पुरानी कथा के बारे में पता चलता है। कहानी के अनुसार कभी एक शाही परिवार ने इस घोड़े को अपने पास रखा था। जब उन्हें उसकी चमत्कारी शक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे मारकर उसकी ताकत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मौत के बाद वो घोड़ा दोबारा जीवित हुआ और पूरे राजवंश को खत्म कर दिया। ये सब पढ़कर रिडली और डर जाती है। जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे डरावने सपने सताने लगते हैं। एक सपने में वो खुद को घने जंगल में भागते हुए देखती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि वो उसी घोड़े के शरीर के भीतर कैद है। घबराकर रिडली नींद से जाग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ सपना था या कोई चेतावनी। जैसे ही वो आंखें खोलती है, सामने कुछ अजीब कपड़ों में लोग खड़े दिखाई देते हैं। वे बिना कुछ कहे रिडली और उसके पिता एलियट को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। जल्द ही पता चलता है कि वे लोग वैज्ञानिक हैं जिन्हें ऑडेल ने खास तौर पर बुलाया था। उनका मकसद ये जानना था कि उस नीले खून का एलियट और रिडली पर कोई असर तो नहीं पड़ा। कुछ समय तक जांच चलने के बाद रिडली अपने पिता से मिलने जाती है और उसे पिछली रात के बारे में सब कुछ बता देती है। एलियट उसकी बात सुनकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इन सब बातों को दिमाग से निकाल दे। उसके मुताबिक अब सबसे अच्छा यही है कि वे आगे बढ़ें और अतीत पर ध्यान न दें। उधर वैज्ञानिक घोड़े के खून की जांच पूरी कर लेते हैं और एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। वो खून किसी भी इंसानी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता था। वे ये बात ऑडेल को बताते हैं और सुझाव देते हैं कि इसकी पुष्टि के लिए इंसान पर प्रयोग जरूरी है। वो बिना झिझक खुद पर ही ये प्रयोग करने का फैसला कर लेता है। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक उस नीले खून से इंजेक्शन तैयार करते हैं और ऑडेल को लगा देते हैं। ये सब देखकर रिडली परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि वे लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बेचैनी में वो वहां से निकल जाती है और अकेले जंगल की ओर चली जाती है ताकि खुद को संभाल सके। इसी दौरान वैज्ञानिक घोड़े के शरीर की और जांच करते हैं और हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मरने के बाद भी उसकी नसें सक्रिय हैं। इसका मतलब था कि उस शरीर से अभी लंबे समय तक खून निकाला जा सकता है। दूसरी ओर रिडली जंगल में भटक रही होती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो इधर उधर नजर दौड़ाती है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता। डर बढ़ते ही वो तेजी से भागती है और सीधे वापस घर की ओर लौट आती है। रात के समय एलियट ऑडेल की तबीयत देखने उसके कमरे में जाता है। वो पूछता है कि अब उसे कैसा महसूस हो रहा है। ऑडेल मुस्कुराते हुए बताता है कि उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है
और उसे यकीन है कि इलाज काम कर रहा है। ये सुनकर एलियट राहत महसूस करता है और उसके जल्द ठीक होने की कामना करता है। इधर रिडली उस रहस्यमय घोड़े के बारे में सच्चाई जानने में लगी रहती है। उसी दौरान ऑडेल का बेटा शेपर्ड उसे देख लेता है। रिडली की बेचैनी समझकर शेपर्ड उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे अपना प्रिंटर दे देता है ताकि वो घोड़े से जुड़ी सारी तस्वीरें और जानकारी निकालकर गहराई से जांच कर सके। लेकिन जैसे ही शेपर्ड वहां से जाता है, सामने अचानक ऑडेल आ खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा होता है, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर। ऑडेल तुरंत सभी डॉक्टरों को बुलाता है और आदेश देता है कि घोड़े से जितना हो सके उतना नीला खून निकाल लिया जाए ताकि ये इलाज हमेशा उनके पास रहे। वो ये भी कहता है कि अगर ये खोज दुनिया के सामने आई तो इसकी कीमत अमूल्य होगी। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये खून ज्यादा देर तक असरदार नहीं रहता, इसकी एक सीमित अवधि होती है, लेकिन ऑडेल उनकी बात अनसुनी कर देता है। उधर रिडली, जो ऑडेल का बदला हुआ रूप देखकर डर गई थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारती और अपनी रिसर्च जारी रखती है। कुछ घंटों बाद उसे एक खौफनाक सच्चाई पता चलती है। वो तुरंत ऑडेल के पास जाती है और उसे चेतावनी देती है कि ये दवा जितनी ताकतवर है उतनी ही खतरनाक भी है। ज्यादा डोज उसकी जान ले सकती है। रिडली बताती है कि सदियों से लोग इस घोड़े के खून का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हर बार अंजाम भयानक रहा है। वो घोड़ा फिर से जिंदा हो जाता था और अंत में उन सब की मौत का कारण बनता था। लेकिन ऑडेल उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। वो साफ कह देता है कि वो इस घोड़े को पूरी दुनिया के सामने लाएगा और रिडली को इस बारे में दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ऑडेल का रवैया रिडली को अंदर से तोड़ देता है। बाद में ऑडेल की पत्नी उसके पास आती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो हालात संभालने की कोशिश करेगी। लेकिन जब रिडली देखती है कि उसके पिता एलियट ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो वो गुस्से और मायूसी में अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। उसी दौरान ऑडेल और डॉक्टर घोड़े को एक बैग में बंद कर देते हैं ताकि उसे मेंशन से बाहर ले जाकर शहर पहुंचाया जा सके, बिना ये सोचे कि वो एक बहुत बड़ी तबाही को अपने साथ ले जा रहे हैं। जैसे ही ऑडेल और डॉक्टर घोड़े को ले जाने की तैयारी में थे, अचानक पूरा मेंशन अंधेरे में डूब गया। उसी पल उनकी मशीन तेज आवाज में अलार्म देने लगी। इसका साफ मतलब था कि घोड़ा अभी मरा नहीं था। उधर बाहर कार में बैठी रिडली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी अंदर से चीख सुनाई दी। एक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर सींग से किए गए गहरे वार थे। एलियट ने जब ध्यान से देखा तो चौंक गया। हमला करने वाला घोड़ा वही नहीं था जिसे उन्होंने कैद किया था। ये कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक हॉर्स था। गार्ड्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो घोड़ा बेकाबू ताकत के साथ एक एक कर गार्ड्स को मारने लगा। हालात बिगड़ते देख एलियट ने घबरा कर रिडली को चिल्लाकर कहा कि वो तुरंत वहां से भाग जाए। रिडली जैसे ही कार स्टार्ट करती है, घोड़ा उस पर झपट पड़ता है और कार को जोर से हिला देता है। जान बचाने के लिए वो कार छोड़कर भागती है, लेकिन घोड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते रिडली एक पुराने स्टेबल में छिप जाती है, मगर घोड़ा वहां भी पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वो रिडली के पास आता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसका सींग तेज रोशनी में चमकने लगता है। डरते हुए रिडली धीरे से उसे छूती है और उसी पल माहौल बदलने लगता है। तभी एक फीमेल गार्ड बाकी सैनिकों के साथ वहां पहुंचती है और घोड़े पर अंधाधुंध गोलियां चलाती है। गोलियों की बौछार के बीच वो घोड़ा वहां से भाग निकलता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हालात शांत होने पर सब लोग वापस मेंशन लौटते हैं। अंदर पहुंचते ही रिडली फूट पड़ती है। वो एलियट पर चिल्लाती है कि उसने बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और हमेशा ऑडेल का साथ देता रहा। रिडली सबके सामने आखिरी उम्मीद रखते हुए कहती है कि अगर तबाही रोकनी है तो इन घोड़ों को उनके माता पिता के पास वापस छोड़ना होगा। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उल्टा ऑडेल एक और खतरनाक फैसला ले लेता है। ऑडेल ऐलान करता है कि अब वो सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे जादुई घोड़ों का शिकार करेगा। वो तुरंत हंटर्स की एक टीम बनाता है और उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दूर खड़ा एलियट ये सब देखता रहता है और थोड़ी देर बाद वो भी उनके पीछे जाने का फैसला कर लेता है। रिडली दौड़कर एलियट के पास पहुंचती है और रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। वो गिड़गिड़ाकर कहती है कि जंगल जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन एलियट फिर भी नहीं रुकता। उसका मानना था कि वो ऑडेल को अकेला नहीं छोड़ सकता। उधर शेपर्ड चुपके से लैब में जाता है और डॉक्टर की नजरों से बचाकर घोड़े के नीले खून का सैंपल चुरा लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर ये खून सच में ताकत देता है तो वो किसी से नहीं डरेगा। वो उस खून से एक घोल तैयार करता है और खुद पर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन असर वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। कुछ ही पलों में उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो खुद को पहचान नहीं पाता।
उसी समय रिडली को भी अंदर से किसी अनहोनी का एहसास होता है। वो कार लेकर भागने का फैसला करती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है। वो अपने पिता को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। तभी आसमान में एक तेज रहस्यमयी रोशनी चमकती है। रिडली घबरा जाती है और तुरंत मेंशन के अंदर जाकर अपने पुराने नोट्स और रिसर्च खंगालने लगती है। कुछ देर बाद उसे सच्चाई समझ आ जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत एलियट को फोन करती है और चीखकर कहती है कि वे लोग फौरन लौट आए। जंगल में घोड़े ने एक खतरनाक जाल बिछा दिया है, जहां कदम रखते ही मौत तय है। लेकिन एलियट फोन नहीं उठाता। बेबस होकर रिडली गार्ड्स के पास पहुंचती है और उन्हें खतरे की गंभीरता बताती है। वो कहती है कि तुरंत जंगल में गए सभी लोगों से संपर्क किया जाए, वरना कोई भी वापस नहीं लौटेगा। उधर लैब में डॉक्टर घोड़े के सींग को काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सींग तेज रोशनी छोड़ने लगता है, जैसे उसमें कोई जिंदा ताकत कैद हो। दूसरी ओर एलियट को आखिरकार रिडली के मैसेज मिलते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक जंगल के बीच वही रहस्यमयी घोड़ा प्रकट होता है और बिना किसी चेतावनी के हंटर्स पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका खून और चीखों से भर जाता है और घोड़ा एक एक कर सबका अंत करने लगता है। एलियट ने खुद को बचाने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया और घोड़े की सटीक लोकेशन पहचान ली। उसने ओडेल को पकड़कर दोनों किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर मैंशन तक पहुंचने में कामयाबी पाई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। हॉर्स उनका पीछा करता हुआ मैंशन में घुस आया। जैसे ही एलियट और ओडेल मैंशन से भागने की कोशिश कर रहे थे, सामने एक और घोड़ा प्रकट हुआ। अब दो हॉर्सेस ने मिलकर ओडेल को चारों तरफ से घेर लिया। ओडेल ने अपनी चालाकी दिखाई और घोड़ों से शांत मधुर शब्दों में बात करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हॉर्स थोड़ा शांत हो गया, लेकिन जैसे ही ओडेल ने उसका सींग छूने की कोशिश की, पीछे से दूसरा हॉर्स अचानक हमला कर दिया। ओडेल वही मौके पर मर गया। इसी बीच रिडली छोटे हॉर्स को लेकर आई। उसका मकसद था कि वो उसे उसके माता पिता के पास छोड़ दे, ताकि हॉर्स शांत हो जाए और इंसानों पर हमला करना बंद करे। लेकिन एलियट अब भी इसे मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगा और वहीं समस्या का समाधान होगा। जैसे ही उसने फोन निकाला, नेटवर्क गायब हो गया और डर का माहौल फैल गया। ओडेल की पत्नी ने एलियट से कहा कि उन्हें रिडली की बात माननी चाहिए। उसने आदेश दिया कि छोटे हॉर्स को बाहर ले जाकर सही जगह पर छोड़ दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने गलती कर दी। बाहर जाने से पहले उसने छोटे हॉर्स का सींग काट दिया, सोचकर कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और बाकी हॉर्सेस को इसका पता नहीं चलेगा। कुछ ही समय बाद गार्ड और डॉक्टर छोटे हॉर्स को लेकर बाहर पहुंचे और उसे जंगल में अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। जैसे ही दो बड़े हॉर्सेस ने अपने बच्चे को देखा और महसूस किया कि उसका सींग काट दिया गया है, उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर पर हमला किया और उसे वहीं मार डाला। गार्ड्स ने ये सब देखा और किसी तरह आखिरी मौके पर वहां से भागने में कामयाबी पाई। घटना की खबर फैलते ही शेपर्ड ने कहा कि अब केवल रिडली ही इन हॉर्सेस को नियंत्रित कर सकती है, ताकि बाकी लोग सुरक्षित तरीके से वहां से निकल सके। एलियट को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा कि क्यों सिर्फ रिडली? शेपर्ड ने समझाया कि हॉर्स कभी रिडली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वही अकेली इंसान थी जिसने उसकी जादुई शक्ति पर लालच नहीं किया। बाकियों ने हमेशा उस शक्ति को पाने की कोशिश की। हालात और भयावह हो गए। एलियट डर के मारे ओडेल की पत्नी के पास गया और कहा कि वो अब इस सब में शामिल नहीं रहना चाहता। उसने माना कि यह उनकी गलती थी और अब इन्हें ही इसे संभालना होगा। इसी बीच शेपर्ड के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी और वो किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में आने लगा। जब रिडली और एलियट भागने की कोशिश करते हैं, शेपर्ड उनके सामने आ खड़ा होता है। वो रिडली को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही उसे चोट पहुंचाने वाला होता है, अचानक दोनों बड़े हॉर्सेस वहां पहुंच जाते हैं अपने बच्चे के लिए बदला लेने। एलियट और रिडली मौके का फायदा उठाकर अलग रास्ते से भाग जाते हैं, जबकि शेपर्ड और उसकी माँ दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। उनके पास छोटे हॉर्स का सींग था। रास्ते में उसकी माँ ने उससे पूछा कि अब क्या योजना है। शेपर्ड ने ठंडे स्वर में कहा कि वो भागने वाला नहीं है। उसका इरादा था कि इन हॉर्सेस को पकड़कर उनकी संतान से नई जादुई शक्ति उत्पन्न करे, ताकि वो खुद सबसे ताकतवर बन सके। लेकिन तभी शेपर्ड ने अपने डिवाइस की ओर देखा और हक्का बक्का रह गया। छोटे हॉर्स का सींग गायब था। सच सामने आया कि ये सींग एलियट ने चुपके से चुरा लिया था। एलियट रिडली के साथ बैठा था, बेहद पछताया हुआ। उसने आंसू भरी आंखों से अपनी बेटी से माफी मांगी और कहा कि हमेशा काम को ज्यादा अहमियत दी और उसकी बातें अनसुनी की। बार बार माफी मांगते हुए उसने माना कि वो हर वक्त गलत था। रिडली उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई और रोते हुए पिता के गले लग गई। इसी बीच शेपर्ड और उसकी माँ हॉल में घुस आए। थोड़ी ही देर में उन्होंने शेपर्ड की माँ को पकड़ लिया और मार डाला।
दूसरी ओर एलियट ने रिडली को बालकनी में सुरक्षित बंद किया ताकि हॉर्स तक उसकी पहुंच न हो। वो खुद जानबूझकर हॉर्सेस का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आगे बढ़ा ताकि रिडली भाग सके। रिडली ने कई प्रयासों के बाद बालकनी से निकलने में कामयाबी पाई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि हॉर्स उसके पिता एलियट के पीछे दौड़ रहा था। रिडली दौड़ ही रही थी कि अचानक शेपर्ड उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाथ में धनुष और तीर लेकर उसने रिडली को अपने साथ कोर्ट यार्ड की ओर जाने के लिए मजबूर किया। वहां उनका सामना छोटे हॉर्स से हुआ। उसी समय हॉर्स का पिता भी वहां पहुंच गया। गुस्से में दिखने वाला ये हॉर्स रिडली को देखते ही शांत हो गया। उसके पास आकर पैरों के पास लेट गया। रिडली ने देखा कि हॉर्स उस पर भरोसा कर रहा था। शेपर्ड ने इस मौके का फायदा उठाया और हॉर्स के पैर में रस्सी बांध दी। रिडली ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत बड़ी गलती है और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शेपर्ड ने उसे अनसुना कर दिया। वो घमंड से बोला कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। तभी हॉर्स की मां की आवाज आई। सबकी नजरें उस ओर गईं और देखा कि एलियट उसके पास था। उसने छोटे हॉर्स के सींग का इस्तेमाल करके मां हॉर्स को काबू में कर लिया। रिडली के पास आते ही दोनों हॉर्सेस पूरी तरह शांत हो गए। शेपर्ड ने फिर मौका देखकर मां हॉर्स के पैरों में भी रस्सी बांध दी। ये देखकर एलियट का गुस्सा फट पड़ा। उसने हाथ में पकड़ा सींग शेपर्ड पर मारा, लेकिन अब शेपर्ड इंसान नहीं रहा था। उसके शरीर में हॉर्स का खून दौड़ रहा था और वो अब किसी सामान्य इंसान जैसी ताकत नहीं रखता था। शेपर्ड अपने शरीर में हॉर्स का खून लेकर पूरी ताकत से एलियट पर हमला करने लगा। एलियट जमीन पर गिर पड़ा और रिडली घबराकर उसके पास दौड़ी। उसके आंसू बेतहाशा बह रहे थे क्योंकि एलियट बुरी तरह घायल था। शेपर्ड ने हॉर्स का सींग उठाया और एक और हमला करने की कोशिश की। तभी हॉर्स का पिता अपनी रस्सियों से आजाद हुआ। वो तेजी से दौड़ा और अपनी टांग से शेपर्ड को जोरदार लात मारी। शेपर्ड हवा में उछलकर जमीन पर गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। एलियट अब बेहद कमजोर हो गया था। उसने रिडली का हाथ थामा और धीरे से पूछा कि जब उसने पहली बार हॉर्स का सींग छुआ, उसने क्या देखा था। रिडली ने आंसू पोंछते हुए बताया कि उसने हॉर्स की दुनिया, उसका दर्द और अपनी मां की खोई हुई यादें देखी थी। वो समझ गई थी कि हॉर्स उसे अपनी कहानी दिखाना चाहता था। एलियट ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे माफ कर दो रिडली। फिर उसकी सांसें थम गई। रिडली अपने पिता को गोद में लेकर लगातार रो रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। हॉर्स का पिता रिडली के पास आया और शांत होकर खड़ा हो गया। उसने अपनी शक्ति मां हॉर्स के साथ मिलाई और दोनों ने अपनी जादुई ऊर्जा से एक तेज उजली रोशनी पैदा की। उस रोशनी से छोटे हॉर्स का टूटा हुआ सींग जुड़ गया और एलियट के सारे जख्म भरने लगे। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। वो जीवित था। एलियट अब सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वो सारी विजन, रिडली के द्वारा देखी गई जादुई दुनिया और हॉर्सेस की पुरानी यादें। उसने अपनी बेटी को मजबूती से गले लगाया। उनकी आंखों में राहत और खुशी थी, जैसे सब कुछ फिर से सही हो गया हो। तभी मैंशन के दरवाजे खुल गए। गार्ड्स अंदर आए और उनके पीछे पुलिस भी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन हॉर्सेस कहीं दिखाई नहीं दिए। पुलिस ने एलियट और रिडली को पकड़ लिया और उन पर ओडेल के परिवार से जुड़ी हिंसा का आरोप लगाया। लेकिन अब एलियट और रिडली को किसी भी चीज का डर नहीं था। वे जानते थे कि उन्होंने हॉर्सेस की मदद की और उनकी दुनिया को बचाया। फिर अचानक हुआ चमत्कार। हॉर्सेस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पुलिस की नजरों से छुपा दिया और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस तरह एलियट और रिडली सुरक्षित और आजाद रहे और मैजिकल हॉर्सेस अपने जंगल में लौट गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।